नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हों और आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ को और पाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका MS सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था। MS सेट का एग्ज़ाम कब हुआ था आपके लिए? MS सेट 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 दिसंबर 2020 को, उनके हम MCQs डिस्कस करने वाले हैं। और उनके भी जो MCQs टोटल मिलाकर आपके 100 MCQs एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उनके भी हम MCQs यूनिट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट 1 है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसके 10 MCQs आपके MS सेट 2020 के अंदर पूछे गए थे। तो उन 10 MCQs को हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट? नॉट के ऊपर प्रेस डालिएगा। इनमें से कौन सा फ्री ट्रेड के फेवर में आर्ग्यूमेंट नहीं है? फ्री ट्रेड का सिंपली मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ फ्रीली ट्रेड कर सकती है बिना किसी बैरियर के साथ, बिना किसी बाधाओं के साथ, तो वो कहा जाता है फ्री ट्रेड। तो इनमें से 3 लाइनें फ्री ट्रेड के फेवर में है, 1 लाइन फ्री ट्रेड के फेवर में नहीं है। कि अगर एक कंट्री जो है दूसरी कोई बाहर की कंट्री है वो यहाँ पर आकर आपके साथ फ्री ट्रेड कर रही है, आपको माल बेच रही है, आपके साथ माल खरीद रही है, तो उसका क्या फ़ायदा नहीं है? पहला, इससे इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन होगा किसका? वर्ल्ड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का। सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन होगा। जैसे कि कोई कंट्री है वो गेहूं अच्छे से अच्छा ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है तो वो गेहूं ज़्यादा प्रोड्यूस करे। कोई कंट्री है वो राइस अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है तो वो राइस ज़्यादा प्रोड्यूस करे, और आपस में क्या करें, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ गेहूं और राइस की ट्रेडिंग कर लें। बिल्कुल फ़ायदा है ये। डिवीजन ऑफ लेबर ऑन इंटरनेशनल स्केल, सिंपल सी बात है, वो कंट्रीज जो कि जहाँ पर लेबर कम है वो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें प्रोड्यूस कर देगी, वो कंट्री जहाँ पर लेबर ज़्यादा है वो लेबर ओरिएंटेड चीज़ें प्रोड्यूस कर देगी। डोमेस्टिक मोनोपोली खत्म हो जाएगी सर। तो सर एक तरह से जो मतलब सिंपल सी बात है, बाहर की कंट्रियाँ आएगी और आपकी यहाँ की कंपनियों को ध्वस्त कर देगी। वो डोमेस्टिक जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर देगी। अब उनका बाहर वाली कंपनियों का अब आपके ऊपर राज चलेगा। तो ये कह सकते हैं कि यार एक फेवर में बात नहीं है ना? अभी कह सकते हैं फेवर में बात नहीं है, 50-50% है ना? ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सिंपल सी बात है, आप फॉरेन कंट्रीज के साथ फ्री के अंदर ट्रेड करोगे तो वहां पर उनको माल बेचोगे तो आपको जो रुपया मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा? फॉरेन एक्सचेंज के अंदर मिलेगा। तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, जो कि कभी भी आपदा पड़ने पर आपके काम आएगा, है ना? तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे कम लग रहा है फेवर में बात नहीं है वो है ब्रेक्स द डोमेस्टिक मोनोपोली। सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब भी फ्री ट्रेड के MCQs आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जरूर से आप फ्री ट्रेड की जो थ्योरीज हैं उनको जरूर से याद कर लीजिएगा। बिल्कुल मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं। ए है, यानी कि एक बताता है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी है? तो एडम स्मिथ ने दी है। ठीक है। अब आता है CD है ना? ABCD बोलते हैं ना, तो CD है ना? तो कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दी है? यह दी है आपके लिए डेविड रिकार्डो ने। ठीक है। और न्यू ट्रेड थ्योरी किसने दी है? पॉल क्रुगमैन ने ये थ्योरी दी है। तो तीनों थ्योरीज के नाम आप जरूर से एग्जाम के अंदर याद रखिएगा। तीनों थ्योरीज के नाम आप एग्जाम के अंदर जरूर से आप याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आता है UNCTAD। UNCTAD क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, यह 1964 के अंदर स्टेब्लिश की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है जिनेवा, वहां पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो ये कहता है कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1964 के अंदर। यह एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। UNCTAD इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट डीलिंग विद, ये किसके साथ डील करता है? ट्रेड के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, डेवलपमेंट इश्यूज के साथ डील करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। नेक्स्ट आता है, अब देखिएगा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कंफर्म सी बात है कि एक होता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या होता है कि यार आप किसी चीज के अंदर जितना टाइम दे रहे हो, क्या आपको उससे उतना ही बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 के 100 आपको सही करोगे
जरूरी नहीं, मतलब जरूरी भी नहीं और कंपलसरी भी नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन के ऊपर मेरिट नहीं बनती है ना। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है। ये कहता है देखो, अब आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था इन इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश्ड इन जनवरी 2019 के अंदर, एग्जाम कब था, दिसंबर 2020 के अंदर, पूछा कब गया था, जनवरी 2019 के अंदर, जो प्रोजेक्टेड वर्ल्ड आउटपुट टू ग्रो 8, मतलब कि जो उन्होंने कहा कि जो पूरी दुनिया का जो ग्रो लेवल होगा वो कितने % से बढ़ जाएगा। अब ये याद भी रह सकता है आपको, नहीं भी रह सकता है, बिल्कुल एक स्टैटिक क्वेश्चन था, तो आप इसको छोड़कर आ सकते हो एग्जाम के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने में आप अब जितना टाइम लगाओगे उतना आपको बेनिफिट एग्जाम के अंदर नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर तो क्या है इसका 3.5, 2019 के अंदर था ये 3.5, जनवरी 2020 के अंदर ये था 3.6। मैक्सिको इसे देखिएगा, ये जितने भी जो ट्रेड ये ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है सार्क वगैरह के अंदर, है ना। तो जरूर से इन कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा, और इनकी जो डेट है कि यह कब बने थे वो भी आप जरूर से याद रखिएगा। ये कहता है कि नाफ्टा जो है वो, नाफ्टा के अंदर मैक्सिको एक मेंबर है, बिल्कुल सर। नाफ्टा के अंदर 3 मेंबर है, 3 कंट्री आती है नाफ्टा के अंदर। कौन कौन सी 3 कंट्री आती है, कनाडा आती है, मैक्सिको आती है और अमेरिका आती है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, CMA, है ना, CMA ना करना, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, CMA ना करना, है ना। तो नाफ्टा के अंदर कौन कौन सी है, कनाडा है, मैक्सिको है और अमेरिका है। तो ये भी सही है। और इसने कब फंक्शन करना स्टार्ट किया था, 1 जनवरी 1994 को इसने अपना फंक्शन करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर X और Y दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो देखिएगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड गवर्नमेंट एग्रीमेंट वॉज ए 3 कंट्री जो कि आपस में नेगोशिएट करती है, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ इश्यू होते तो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, जो कि कब आया था, जनवरी 1994 के अंदर यह फोर्स में आया था। नेक्स्ट आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड records export and imports of only visible goods और it comprise of balance of trade। और अब देखिएगा यहाँ पर जो है वो मेरे को लगता है कि यार कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है उसके अंदर गलती हुई है ना, क्योंकि यहाँ पर या तो आना चाहिए था बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। देखो मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा, क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि यार यहाँ पर एग्जाम के अंदर कुछ जो कहते हैं ना क्लरिकल मिस्टेक, वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है ना। तो मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, आप उसके बाद में खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, एक चीज़ होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक चीज़ क्या होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो चार्ट है वो हमने हमारे जो नोट्स हैं वहीं से उठाया है, बिल्कुल ये चार्ट। तो आप हमारे नोट्स वगैरह को भी परचेज कर सकते हो, उसके लिए आपको कॉल करना होगा 8003101114 के ऊपर, NTA NET कॉमर्स और सेट एग्जाम्स के लिए। साथ में आप हमारे वीडियो जो कोर्सेज होते हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और प्ले स्टोर के ऊपर जाकर कॉमर्स मेरी जान ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पर आप हमारे वीडियो कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो। तो देखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ये समरी चार्ट है। इसके अंदर एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर कितनी चीज़ होती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर गुड्स आते हैं, केवल और केवल विजिबल आइटम्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के अंदर क्या आता है, जो सर्विसेज वगैरह आ जाती है, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ इनविजिबल के अंदर क्या आता है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज वगैरह आ जाती है। तो और उसके बाद में बात आती है कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं, FDI FPI, वो इसके अंदर आते हैं। तो इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। तो ये कहता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसी को पढ़ते हैं पहले। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ओनली विजिबल गुड्स। बिल्कुल सही है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या आता है, विजिबल गुड्स ही आते हैं, विजिबल गुड्स ही आते हैं। सर्विसेज के अंदर क्या आती है, सर्विसेज होती है ना, उसके सर्विसेज आती है इनविजिबल के अंदर। इट कंप्राइज ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड और इट कंप्राइज ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पर आना चाहिए था बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पर आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो इस तरह से बनना चाहिए था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर केवल और केवल विजिबल गुड्स आते हैं। नहीं, ये गलत हो जाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो सब चीज़ आ जाती थी। इट कंप्राइज ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। तो यहाँ पर
एक्स क्या हो जाता एक्स उस केस के अंदर इनकरेक्ट हो जाता और वाई क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, अगर मैं जिस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूं। लेकिन अब एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आया उसके लिए क्या आंसर हो सकता था, एक्स तो आपका करेक्ट है, ठीक है, वाई इनकरेक्ट है, ये भी आप नहीं कह सकते हो क्योंकि आधा अधूरा लग रहा है। इट कंप्राइज ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, कि इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी शामिल है ना, तो ये भी पूरा पूरा लग रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम के अंदर जो आंसर ये टिक करेंगे ना, वो करेंगे बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट। देखो मैंने आपको इसका कंसेप्ट बता दिया है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, ये जो एग्जाम के अंदर आंसर क्या होना चाहिए था, डी इसका आंसर होना चाहिए था, बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट। अब देखिएगा फ्री ट्रेड का ये जो वर्ड है प्रोटेक्शनिस्ट, यह फ्री ट्रेड का अपोजिट है। ये क्या है, फ्री ट्रेड का अपोजिट है। तो ये कहता है कि हमको फ्री ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इससे वो अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज होगी उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जबकि फ्री ट्रेड में तो क्या हो रहा था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खत्म हो रही थी, है ना, ये एक फेवरेबल बात नहीं थी उसके। प्रमोटिंग इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप अपनी घरेलू रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हो, बिल्कुल। आप अपने नेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज तो आएगा ही नहीं क्योंकि फ्री ट्रेड तो कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि इसका एक ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड स्ट्रेटेजी का। नेक्स्ट आता है इस तरह के क्वेश्चन, इनका एक आप जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनके आप एक ईयर जरूर से याद कर लीजिएगा, और एक इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो जरूर से आप याद कर लीजिएगा। गेट कब आया था, गेट आया था 1947 के अंदर। और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब आई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आई थी आपके लिए 1944 के अंदर। आईएमएफ कब आया था आपके लिए, आईएमएफ आया था आपके लिए 1945 के अंदर। और यूरोपियन कम्युनिटी कब आई थी, 1957 के अंदर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एफडीआई, एफडीआई का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो देखिएगा आप हुली ऑन सब्सिडी के थ्रू एफडीआई कर सकते हो, बिल्कुल। ज्वाइंट वेंचर कर सकते हो वहां पर। जीडीआर तो विदेशों से रुपया उठाने का एक तरीका है, विदेशों में रुपया इन्वेस्ट करने का तरीका नहीं है, विदेशों से रुपया लेने का तरीका होता है। और एक्विजिशन भी कर सकते हो। तो सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये मेथड्स हैं अलग अलग एफडीआई के, जीडीआर वगैरह इसका मेथड नहीं होता है। एफडीआई पॉलिसी के तहत 100% इन्वेस्टमेंट किसके अंदर अलाउ नहीं है। पेट्रोलियम जो होता है रिफाइनिंग बाय द पीएसयू, देखो पेट्रोलियम के अंदर वैसे तो 100 है, लेकिन जो पीएसयू के केस के अंदर ये है केवल और केवल 49%, ठीक है। ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर भी 100% है, माइनिंग के अंदर भी 100% है, प्लांटेशन के अंदर भी 100% है। तो यहाँ पर इसके अंदर कितना है, 49%, कितना है 49%, है ना। तो देखिए आप बिल्कुल ये जो एफडीआई की साइट है वहाँ पर बताया हुआ है कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज के अंदर कितना है 100% है, लेकिन 49% है जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या कर रही है, इसकी रिफाइनिंग का काम कर रही है। और अगर हम बात करते हैं किसके लिए, ये कोयला वगैरह की माइनिंग के लिए, तो वहाँ पर 100% जो है वो 100% एफडीआई अलाउ होती है कोयल वगैरह की माइनिंग्स वगैरह से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट आता है मीगा क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी। अब देखिएगा जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनका एक काम कीजिएगा आप, जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनकी जाइएगा विकीपीडिया के ऊपर साइड के अंदर ये इमेजेस होती है, इन इमेजेस को एक जगह के ऊपर लगाइएगा और इनका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। पहले तो मीगा की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम। यानी कि सिंपल सी बात है, ये क्या करती है, गारंटी देती है ना, कि अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरह ये काम करती है, कह सकते हैं। फॉर्मेशन कब हुआ था, 1988 के अंदर। टाइप्स क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रीटी के तहत बनता है। और पर्पज़ क्या है, पॉलिटिकल रिस्क का इंश्योरेंस करना, कि आपको किसी तरह की कोई पॉलिटिकल रिस्क नहीं होगी। एफडीआई को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करवाना। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर, इसका वॉशिंगटन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कितनी मेंबर कंट्रीज़ है, 181 कंट्रीज़ में इसकी मेंबर है। इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हिरोशी
मंतनो है ना। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि देखो एक होता है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जो इसके ऊपर कंट्रोल करता है वो कौन करता है? वर्ल्ड बैंक इसके ऊपर कंट्रोल करता है, यानी ये वर्ल्ड बैंक की क्या है? सिस्टर कंसर्न है। वेबसाइट क्या है इसकी? miga.org। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? विकीपीडिया से लिया है, तो आप भी ऐसा कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, इज ए सिस्टर कंसर्न ऑफ वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक की सिस्टर कंसर्न है, एकदम सही है। इंश्योरेंस एजेंसी है? नहीं सर, देखो नाम से लग रहा है ना इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है ना, तो इंश्योरेंस एजेंसी नहीं है। ये एशियन डेवलपमेंट का भी पार्ट नहीं है। ये सिस्टर इंस्टीट्यूशन है आईडीए की? नहीं सर, ये वर्ल्ड बैंक की सिस्टर इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही करके हम जितनी भी जो 10 यूनिट्स हैं उनका विद एक्सप्लेनेशन आपके सामने आंसर लेकर आएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से लिख दीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है कॉमर्स मेरी जान, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। हम डेली एमसीक्यूज वगैरह भी करवाते हैं और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एग्जाम के भी वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।